वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे आज की वीडियो में। तो हेडिंग बनाइए सभी, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ होता क्या है? कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। हमारे पास क्या है? दो चार्जेस में Q1 और Q2। अगर हमने इन दोनों को कुछ r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस को कुछ r डिस्टेंस पर अगर हमने रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है, उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। ठीक है, तो यहां से कूलॉम्स ने क्या बोला कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो ये K था, इसका नाम क्या दिया उन्होंने? इसका नाम दिया कूलॉम्स कांस्टेंट। इसका नाम क्या दिया? कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम्स कांस्टेंट। और इस कूलॉम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, कूलॉम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ये होती है हमारी एसआई यूनिट में। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट निकालूं, अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट निकालूं, तो वो क्या होती है? सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू होती है 1। सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू क्या होती है? 1। अच्छा, तो कुछ प्रॉपर्टीज डालें, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लें कूलॉम्स फोर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? यहां पर पहली प्रॉपर्टी आएगी, पहली प्रॉपर्टी जो आएगी, ये जो चार जो कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। ये क्या होती है? लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। अच्छा, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि मेरी अट्रैक्टिव, मेरी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मेरी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, और ये जो फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स होती है। ये कैसी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है? सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जो एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। यानी यहां पर जो जो चार्जेस हैं, अगर ये जो Q2 है, अगर इस Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो उस दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगी, है ना। अगर मान लो दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो ये Q2 जो है इसका रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और Q1 जो है वो इधर की तरफ इस Q2 पर फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स होगी ये इस लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस के अलोंग ही होगी। ये क्या होगी? इस लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस के क्या होगी? अलोंग ही होगी। और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है कि ये फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
छठवां प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? छठवीं प्रॉपर्टी क्या होगी? सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का क्या मतलब है कि ये कंजर्वेटिव है, यानी वर्क डन। वर्क डन क्या होता है यहां पर? वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जीरो। यानी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जिनके द्वारा वर्क डन जो होता है वो सर्कुलर पाथ में होता है और वर्क डन जीरो के इक्वल होता है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है कूलॉम्स लॉ की, और इसको नोट कीजिए। मेरे पास क्या था कि दो चार्जेस थे Q1 और दूसरा था Q2। दूसरा क्या था? Q2। इनके बीच की डिस्टेंस थी R। तो अगर मैंने इनको वैक्यूम में रखा हुआ था, अभी मैंने इनको क्या है वैक्यूम में रखा हुआ था, तो जब मैंने इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ था तो यहां पर फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं वैक्यूम में रखता हूं, जब मैं दो चार्जेस को वैक्यूम में रखता हूं तो इनमें यहां पर जो K की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? K की वैल्यू जो है वो 1/4πε0 यहां पर हो जाती है ना? ε0 हो जाती है। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर बात करें एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज दी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की। परमिटिविटी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि हाउ द चार्जेस आर इंटरेक्टेड, हाउ द चार्जेस आर इंटरेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट होगी कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो मैं इन दो चार्जेस को अब वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रख दूं, किसी दूसरे मीडियम में रख दूं, या तो यहां पर वैक्यूम ले लो या फिर फ्री स्पेस भी यहां पर हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब मैं इन दो चार्जेस को वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में रखता हूं तो क्या होता है? मान लो मेरे पास ये है Q1 और ये है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस वही है। आप अगर मान लो मैंने इन दोनों को पानी में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, मतलब दूसरे मीडियम में मैंने इन दो चार्जेस को अभी उठा के रख दिया है। ठीक है। तो अब यहां पर जो फोर्स होगी, यहां पर जो फोर्स होगी वो होगी 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पर जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा? परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, यहां से ये हो गया कि अगर हम किसी दो चार्जेस को अगर हम वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में रखते हैं तो उनमें लगने वाली जो फोर्स होती है वो कितनी होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं इन दो चार्जेस को उठा के किसी भी मीडियम में रख देता हूं तो यहां पर जो फोर्स होती है वो कितनी होती है? 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर एक नई टर्म आती है जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। या फिर इसको बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, है ना? या फिर इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, है ना? यहाँ पर ये स्मॉल के थी, ये जो कूलॉम्स कांस्टेंट जो था इसको हम स्मॉल के बोलते हैं, और इस रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जो होता है वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, अगर मैं यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहूं
एप्सिलॉन की वैल्यू में अगर यहां से निकालना चाहूं तो मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा, तो यहां से एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और जो हमारा फोर्स जो था वो क्या था, फोर्स इन मीडियम, यानी फोर्स इन एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, वो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू उठा के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रख देता हूं तो यहाँ पर जो फोर्स होता है वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, यहां से एक चीज मुझे कुछ देखी दिखाई से नहीं लग रही है, यहां से कुछ पढ़ी पढ़ी से नहीं लग रही है ये चीज, कि क्या, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स इन वैक्यूम या फिर फोर्स इन एयर का फॉर्मूला लगा है। देखो 1/4 पाई Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी अगर मैं कहूं कि फोर्स इन मीडियम जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, फोर्स इन एयर अपॉन के एप्सिलॉन आर, या फिर जिसको हम फोर्स इन एयर अपॉन के कैपिटल के ऐसे बोल सकते हैं। यानी जब भी मैं दो चार्जेस को, जब मैं दो चार्जेस को किसी भी दूसरे मीडियम में लेकर जाता हूं तो फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। यानी जो फोर्स वैक्यूम में लग रही थी, अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को किसी भी मीडियम में लेकर चला जाता हूं तो वहां पर क्या है, फोर्स डिक्रीज हो जाती है, वहां पर फोर्स क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर इसको नोट करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या कहता है कि, क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, यानी मान लो कि मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा चार्ज क्या है मेरे पास Q2, और उस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी रखी है R, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे R देख के रखी है, और ये बोला है कि ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रहे हैं, और उनके बीच की जो फोर्स है वो फोर्स दे रखी है 4 न्यूटन की। 4 न्यूटन फोर्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 4 न्यूटन के इक्वल दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि इफ टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज टू 2r, अब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस थी पहले r, अगर मैं उसको 2r कर देता हूं तो न्यू फोर्स क्या होगी, तो वहां पर न्यू फोर्स क्या होगी, यानी ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास ये जो Q1 था और ये जो Q2 था, अगर मैं इसके बीच की डिस्टेंस को 2r कर देता हूं, अब हमें r की जगह पर क्या रखना है 2r, तो फोर्स क्या होगा, अब हमें नई फोर्स निकालनी है जिसको हम बोल रहे हैं F डैश, F डैश। तो F डैश क्या होगा यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, अब डिस्टेंस कितना है 2r है ना, 2r, तो ये ऐसा मत करिएगा कि 2r स्क्वायर कर दो, नहीं, ये 2r का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां पर होगा क्या, ये कि Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर। अच्छा, तो अब यहां पर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये इतना जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ये कुछ इसके इक्वल नहीं लग रहा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो F डैश होगा, F डैश जो होगा वो F y फिर हो जाएगा, ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, F के इक्वल था ना, है ना, और यहाँ पर जो F डैश है, F कितना रखा है, मैं F रखा है 4 न्यूटन का, 4 न्यूटन अपॉन 4, यानी F डैश जो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। देखो एक बार दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को, पहले क्या कहा था, पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, इन दोनों को कुछ R सेपरेशन पर रखा हुआ है, और जब मैंने R सेपरेशन पर रखा हुआ है तो उनके बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो 4 न्यूटन की है, उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो 4 न्यूटन की है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों
कि बीच की डिस्टेंस को r से 2r कर देता हूं, r से अगर मैं 2r कर देता हूं तो यहां पर फोर्स कितनी लगेगी, है ना। और जब मैं 2r करता हूं तो यहां पर क्या होगा, फोर्स जो है वो 1 न्यूटन की लगेगी। यहां पर फोर्स जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिए। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। हमारे पास दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है ना, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है, और बोल रहा है कि उन पर जो चार्ज है वो दो, एक पर है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम, और दूसरे पर है 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। यानी मान लो इसको मैं Q1 बोल दूं तो इस पर Q1 कितना है, 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम, और Q2 कितना दे रखा है हमें, Q2 कितना है 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 कूलम। और बोला है कि प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दी हुई है ना। और अपार्ट इन एयर यानी वैक्यूम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर वैक्यूम में रखने का मतलब क्या है कि के की वैल्यू जो होगी, के की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो कितनी होगी, 9 इंटू टेन टू दावर 9 हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है, अच्छा। और आर जो है, आर हमें कितना दे रखा है, Q1 ये दे रखा, Q2 ये, आर कितना है 30 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 30 सेंटीमीटर हमें आर दे रखा है, अब फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अब यहां पर के की वैल्यू हमें कितनी रखी है, 9 इंटू टेन टू दावर 9, 9 इंटू टेन टू दावर 9। Q1 कितना दे रखा है, Q1 है 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7, और यहां पर Q2 कितना दे रखा है, Q1 हमें 2 इंटू टेन टू दावर माइनस 7 दे रखा है, Q2 कितना है 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7, 3 इंटू टेन टू दावर माइनस 7, और डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं तो कैसे चेंज करूंगा, 30 अपॉन के 100 मीटर, 30 अपॉन 100 मीटर, यानी 30 अपॉन 100 का स्क्वायर, 30 अपॉन 100 का स्क्वायर। अगर मैं 30 अपॉन 100 का स्क्वायर करना चाहूं तो 30 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके, और यहां पर और कुछ कट रहा है, 3 3 9 और 9 ये कैंसिल हो गया भाई। अब मैं इस 100 को अगर ऊपर लेकर जाऊंगा, अब ये 100 क्या है, 100 यहां पर ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इंटू टेन टू दावर 9, टेन टू दावर 9 इंटू, अब ये माइनस 7 और माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 टू दावर माइनस 14, और ये 100 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 टू दावर 2, 10 टू दावर 2। अगर मैं ऐसे फाइनल आंसर निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा 6 इंटू 9 और 2 11, और 11 माइनस 14 10 टू दावर माइनस 3 न्यूटन, यानी 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 न्यूटन जो है सेकंड ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये बोला है कि भैया दो चार्जेस हैं, इनको 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है, कहां पर, हवा में, एयर में इनको रखा हुआ है, और यहाँ पर जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड तुम्हें दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड रख दो, और जो डिस्टेंस है अब हमें यहाँ पर ऐसा यूनिट में लेना है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा यूनिट फोर्स की जो है ऐसा यूनिट दी हुई है न्यूटन, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ऐसा यूनिट में लेनी पड़ेगी, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 30 अपॉन 100। अब यहाँ पर पुट करेंगे तो 30 अपॉन 100 हमने दो बार इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करना है ना, 30 अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 30 अपॉन 100 इंटू 30 अपॉन 100। इसको फर्दर पूरा सोल्व करेंगे तो 6 इंटू टेन टू दावर माइनस 3 न्यूटन जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल जो है नीट में आया हुआ सवाल है भाई, तो इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर।
क्या बोलता है कि टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, है ना। दो पॉइंट चार्जेस हैं और उन पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, है ना, और कुछ आर डिस्टेंस पर ये जो है रखे हुए हैं, एंड फोर्स एक्ट बिटवीन देम इज एफ, और उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एफ। तो फोर्स कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। अच्छा, अब क्या बोलता है भैया सवाल है, अब सवाल को देखो ढंग से। इफ 25% ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, अगर मान लो ये मेरा स्क्वायर है ए और ये है बी, ये बोल रहा है कि 25% चार्ज ऑफ ए, यानी जो मान लो कुल में है ना, मेरे पास चार सेब है, ठीक है, चार सेब है, अगर मैं उस चार सेब में से किसी दूसरे को एक सेब दे दूं तो होगा क्या, मेरे पास एक सेब की कमी हो जाएगी, उसके पास एक सेब की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। मेरे पास एक सेब कम हो गया, उसके पास एक सेब बढ़ गया, ठीक है। तो 25% ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं, ये कैसे होगा, 25% कैसे निकालेंगे, 25 इंटू क्यू अपॉन 100, इंटू क्यू अपॉन 100, यानी क्यू बाई 4, किसी भी चार्ज यानी जिस इस प्लस क्यू चार्ज का क्यू बाई 4 पार्ट जो है ए ने बी को ट्रांसफर किया है, तो अब चार्ज ऑन ए कितना होगा, चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए होगा भाई, इसके पास पहले था क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज था इसके पास पहले, और उसने क्यू में से क्यू बाई 4 जो है बी को दे दिया। अब मैं दूसरे को शेयर दूंगा तो मेरे पास कम होगा या बढ़ेगा, भाई कम ही होगा, तो यहां पर क्या होगा, माइनस क्यू बाई 4, माइनस क्यू बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3Q/4 जो है प्लस का 3Q/4। अब इस ए के पास चार्ज बचेगा, तो बी के पास कितना बचेगा, अब चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन बी, पहले बी पर था माइनस क्यू चार्ज, पहले बी पर था माइनस क्यू चार्ज, अब ए ने उसको Q/4 चार्ज और दे दिया, तो भाई और देगा, यानी जितना चार्ज था उसमें ऐड हो जाएगा Q/4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3Q/4, ठीक है। अब मेरे पास Q1 कितना हो गया, 3Q/4, और Q2 कितना हो गया, माइनस का 3Q/4। तो अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से अब वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, अब मेरे पास कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू एफ डैश, नहीं देखो एक बार फिर से करके बना देते हैं ना, Q1 कितना होगा यहां से 3Q/4, और जो Q2 है वो कितना हो गया, माइनस का 3Q/4, ये है ए, ये है बी। अब भी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो पूछा था देन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स, यानी अब जो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो नई फोर्स होगी वो कितनी होगी, तो एफ डैश, वो कितना होगा, के Q1 कितना है 3Q/4, Q2 कितना है 3Q/4, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, तो एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश होगा 3/4 यानी 3×3 9 अपॉन 16 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पर ये क्या था, ये भी कितना था, Q1 कितना था, Q1 कितना था Q, और Q2 कितना था, ये भी Q था, तो ये आर स्क्वायर हो गया है। तो अब यहां से चीज देख रहे हो कि यहां पर जो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, ये एफ के इक्वल दिख रहा है, एफ इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कितना है, ये एफ के इक्वल नहीं लिखना, तो एफ डैश कितना होगा 9/16, और ये कितना है एफ, तो आंसर कितना आएगा 9F/16, 9F/16। भाई समझो, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, और उन दोनों चार्जेस पर एक पे है प्लस क्यू और दूसरे पे है माइनस क्यू चार्ज, उधर देखो है ना, एक पे है प्लस क्यू और दूसरे पे है माइनस का क्यू चार्ज, तो अब उनके बीच में जो फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 कितना है Q है, Q2 कितना है वो भी Q है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी Q अपॉन आर स्क्वायर, या फिर इसको Q² अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि जो 25% चार्ज जो है ए ने खुद के चार्ज में से, यानी ए जो है उसने खुद के चार्ज में से
25% चार्ज जो है वो बी को ट्रांसफर कर दिया। तो ए पे कितना चार्ज था क्यू, अब बी पे कितना चार्ज ट्रांसफर किया 25%, 25% वाला कितना है क्यू बाई फोर, तो यानी 3 क्यू बाई 4 अब उस पर चार्ज रखा। अब बी पे ट्रांसफर किया यानी बी को कितना चार्ज दिया क्यू बाई फोर, तो बी पे पहले कितना चार्ज था माइनस क्यू, अब उसको और दिया है तो ऐड होगा क्यू बाई फोर, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा बी पर वो कितना होगा -3 क्यू बाई 4। तो अब यहाँ पर हमने न्यू फोर्स निकाली, जब ए पे चार्ज कितना था 3 क्यू बाई 4, बी पे कितना था -3 क्यू बाई 4, तो जो फोर्स आती है वो कितनी आती है 9F/16, क्यों, क्योंकि ये आती है 9/16 के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो के क्यू क्यू था अपॉन आर स्क्वायर ये फोर्स की वैल्यू थी। तो जो नई फोर्स आएगी वो 9F/16 आएगी। यही तो पूछा है कि डज द फोर्स चेंजेस, यानी देन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स, उनके बीच में फोर्स कितनी होगी, पहले थी F अब कितनी होगी 9F/16, अब कितनी होगी 9F/16। तो इसको नोट कीजिए। तो अगला सवाल करते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, और भैया ये थोड़ा जे नीट लेवल का है, ठीक है, तो इसको देख लेना, फिर उसके बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पहले भैया ट्राई कीजिए, है ना। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी दो चार्जेस हैं Q1 और दूसरा है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है ना, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है, और ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब किस फोर्स से कर रहे हैं 100 न्यूटन की फोर्स से कर रहे हैं, यानी F इक्वल टू कितना होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना रखा है 100 न्यूटन। अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना भाई साहब, अब होता है क्वेश्चन है none of the charge is increased by 10%, किसी भी चार्ज को अगर मैं 10% बढ़ा देता हूं तो क्या बोली सर, क्या बोले, देखो अगर मैं किसी भी चार्ज को 10% बढ़ाता हूं, यानी अगर मैं 10% बढ़ाता हूं तो क्या होगा, केस 1 बनाएंगे हम, यहां पर केसेस में बात करेंगे। अब केसेस में बात करेंगे हम साहब, तो यहां पर जो Q1 डैश होगा, यहां पर जो Q1 डैश होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, पहले तो अगर मैं 10% ऑफ Q1 निकालू, 10% ऑफ Q1 कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालूंगा मैं Q1 इंटू 10/100, Q1 इंटू 10/100, है ना। तो यहां पर अब ये है हमारा, ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, और ये कितना आएगा, है ना। तो अब ये है 10% ऑफ Q1, हमने ये बोला कि 10% इंक्रीज बाई 10% से बढ़ रहा है, तो कोई भी चीज Q1 कितना था, पहले Q1 ही था, है ना, पहले कितना था ये Q1 था, अब ये बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो कितना आ जाएगा प्लस Q1 इंटू 10/100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आएगा 1.1 Q1, 1.1 Q1, है ना, 1.1 Q1। अब केस 2 क्या है, केस 2 बनाइए भैया। अब जब केस 2 बनाएंगे, केस 2 बनाएंगे भाई, ये केस के चक्कर में ना मर जा रहे हैं, मत पूछो साहब कौन सा केस लगा है मुझ पर, मत पूछो, है नहीं पूछ रहे। तो Q2, अब हमें Q2 डैश निकालना है, तो Q2 डैश कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास पहले कितना था Q2 था, अब बोल रहा है कि 10% Q2 जो है रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस बाई 10%, यानी जो दूसरा चार्ज है यानी Q2 जो है वो 10% से रिड्यूस हो रहा है, तो 10% कैसे निकालेंगे Q2 का, माइनस करेंगे रिड्यूस होगा तो Q2 इंटू 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 Q2, ये कितना आ जाएगा 0.9 Q2। बात यहां तक समझ में आ गई, बात यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं फोर्स निकालूं तो Q कितना है, K तो K है, Q1 कितना है 1.1 Q1 है, Q2 कितना है, अब यहां पर फोर्स जो आएगा ना वो फोर्स कैसे आएगा, फोर्स को समझो कैसे लिखेंगे, फोर्स आएगा ये K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर,
के कितना है, के तो के है, Q1 कितना है 1.1 Q1 और Q2 कितना है, Q2 कितना है 0.9 Q2 आर स्क्वायर। बात यहां तक समझ में आ रही है? अरे बात यहां तक समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो अब ये कितना होगा कि Q1 Q2 और ये 1.1 1.1 और 0.9 अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहां से मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, यहां पर सॉल्व, ठीक है भाई। तो यहां से एफ जो होगा वो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर और ये कितना हो जाएगा 0.99। ठीक है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर जो एफ की वैल्यू है, यहां से एफ डैश निकाल लेते हैं हम, एफ डैश। ठीक है, एफ डैश निकाल लेते ना, तो एफ की वैल्यू कितना रखा है, एफ की वैल्यू 100 रखा है, तो एफ डैश कितना होगा 100 into 0.99 which is equal to 99 Newton, which is equal to 99 Newton. Third answer is correct. Third answer is correct. अब देखो हुआ कैसे यार, समझो एक बार ध्यान से समझो यार, है ना। नहीं साहब हमसे नहीं समझा जाता, दिमाग में टेंशन है। हाँ, टेंशन है तो भाई उस टेंशन को निकालो यार, और क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन होते नहीं है जब तक तुम ना कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे। फिजिक्स क्या मांगता है, फिजिक्स तुमसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मांगता है। जितने तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे कॉन्सेप्ट जो है अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, है ना। हम क्या देखते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए नहीं होते क्योंकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे क्वेश्चंस नहीं निकलते, अब तुम क्वेश्चंस लेके देखते हो तो क्या बोलते हो साहब क्वेश्चन नहीं निकल रहे, क्यों? क्योंकि उसका रीजन क्या बताते हो कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। और जबकि हम क्वेश्चंस जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होता जाता है। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट जो है इतने ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चंस के प्रति डिसेंट बनिए। जितने ज्यादा मतलब क्वेश्चन जहां भी दिख जाएगा फिजिक्स आप भाई साहब उठा दो, मतलब तहलका मचा दो, है ना। तहलका मचा देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे, बोल दो, है ना, गर्दा गर्दा कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे लोग पता है इस क्वेश्चन को कैसे दो, कई सारे लोगों ने नहीं किया होगा, कुछ ने किया होगा, और कुछ ने किया होगा वो डरे होंगे किसको देखकर रिड्यूस 10%। ऐसे पिछले क्वेश्चन में डरे होंगे कि 25% ट्रांसफर किया है, जबकि ये सबसे सरल कम सवाल है भाई। देखिए 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी दो चार्जेस हैं, अब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कितनी फोर्स के द्वारा, 100 फोर्स के द्वारा, यानी 100 न्यूटन की फोर्स के द्वारा। अब ये बोल रहा है कि वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाई 10%। अब किसी भी चार्ज को 10% बढ़ा दिया गया है ना। पहले कोई चार्ज था Q1 और उसको 10% बढ़ा दिया गया, यानी 10% कितना होगा Q1 का इतना होगा ये, है ना। और बढ़ाया है तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर Q1 डैश कितना निकल के आ जाएगा 1.1 Q1। और Q2 जो है अगर उसको रिड्यूस किया गया है तो Q2 में से कुछ जो 10% है वो बता दिया गया है, और Q2 का 10% निकालेंगे तो Q2 इंटू 10 अपन 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर Q2 बेस कितना आ जाएगा 0.9 Q2, 0.9 Q2। अब हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। Q1 डैश की वैल्यू रखो, Q2 डैश की वैल्यू रखो, सवाल सॉल्व करो, तो यहाँ पर क्या होगा Q1 Q2 को बाहर में इधर की साइड ले लेंगे और 1.1 इंटू 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.99 आएगा। और K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे जो कि हमें पता है 100 न्यूटन है। तो अब एफ डैश जो है यहाँ से 99 न्यूटन का निकल के आ जाएगा। कुछ था इस सवाल में, कुछ नहीं था भाई, वैसे ही घबरा रहे थे, है ना, वैसे ही घबरा रहे थे। तो अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। तो आइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हैं। आइए अब बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर इसी को हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम सुपरपोजिशन थ्योरम भी बोलते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक चार्ज है Q नॉट, हमारे पास क्या है एक Q नॉट चार्ज है और उससे कुछ डिस्टेंस पर चार्जेस रखे हुए हैं। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर कोई चार्ज है दूसरा Q2, ठीक है, और यहां पर कोई चार्ज है तीसरा Q3, यहां पर है Q4,
ऐसे ही हमारे पास क्या है यहाँ पर, इससे क्यू एन चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू एन चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है क्यू नॉट और क्यू वन के बीच की, क्यू नॉट और क्यू वन के बीच की डिस्टेंस को आर वन मान लेते हैं, क्यू नॉट और क्यू टू के बीच की डिस्टेंस को क्यू टू मान लेते हैं, आर टू मान लेते हैं, क्यू नॉट और क्यू थ्री के बीच की डिस्टेंस को आर थ्री मान लेते हैं, ठीक है, और क्यू नॉट और क्यू फोर के बीच की डिस्टेंस को आर फोर मान लेते हैं, और क्यू नॉट और क्यू वन के बीच की डिस्टेंस को आर एन मान लेते हैं, है ना। तो अब ये चार्जेस जो है सभी मान लो पॉजिटिव चार्ज है और क्यू नॉट भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो क्यू वन होगा वो इस क्यू नॉट पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन की, है ना, ये लगा रहा फोर्स, क्यू एफ वन नाम दे देते हैं इसको। क्यू टू भी फोर्स लगाएगा इस क्यू नॉट पर, है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं एफ टू। क्यू थ्री भी फोर्स लगाएगा इस क्यू नॉट पर, जिसको हम नाम दे देते हैं एफ थ्री, और क्यू फोर भी फोर्स लगाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एफ फोर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी चार्जेस पर सभी फोर्सेस, सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाली नेट फोर्सेस का सम, यानी सभी फोर्सेस के द्वारा लगने वाली फोर्सेस का सम। तो क्यू नॉट पर अगर हम एफ नेट फोर्स निकालें तो एफ नॉट वेक्टर, एफ नॉट वेक्टर क्या है, एफ नॉट वेक्टर क्या है, नेट फोर्स ऑन, ये क्या है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि अगर नेट फोर्स निकालो क्यू नॉट पर तो वो क्या होगी, वेक्टर सम होगी ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो ये क्या होगी, एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर प्लस एफ फोर वेक्टर और एफ एन वेक्टर, ठीक है, ये होती है। अच्छा, अगर मैं निकालूं इसको, अगर मैं निकालना चाहूं तो एफ वन वेक्टर कितना होगा, एफ वन वेक्टर कितना होगा, ये होगा के क्यू वन, क्यू टू कितना है यहाँ पर, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं एफ टू निकालना चाहूं, एफ टू निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, के क्यू टू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आर वन, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, आर टू। अगर मैं ऐसे ही एफ थ्री निकालना चाहूं, एफ थ्री निकालना चाहूं तो के क्यू थ्री क्यू नॉट अपॉन आर थ्री का होल, आर थ्री स्क्वायर। और अब मैं एफ फोर अगर निकालना चाहूं तो वो कितना होगा, के क्यू फोर क्यू नॉट अपॉन आर फोर का होल स्क्वायर, आर फोर स्क्वायर। तो यहां पर अंत में एक चीज देख रहे हो कि जब हमारा एफ वन निकाल रहे हैं तो क्यू वन और क्यू टू के फोर्सेस को हम देख रहे हैं, है ना, केवल हम Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड को ले रहे हैं, तीसरे चार्ज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से उसको कोई भी मतलब नहीं है, यानी वो इंडिपेंडेंट होती है थर्ड चार्ज की प्रेजेंस पर। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, टू चार्ज पार्टिकल is independent of presence of third charge। यानी जो दो चार्जेस के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से डिपेंड नहीं करती, है ना, तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से डिपेंड नहीं करती, उसके इंडिपेंडेंट होती है। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, सम होता है, वेक्टर सम होता है, वेक्टर एडिशन होता है सभी फोर्सेस का, किस पर, एक क्यू नॉट इस पर, किसी एक चार्ज पर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक। तो आइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q और दूसरा है NQ,
एन क्यू, है ना। एन क्या है यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर एक है क्यू और दूसरा है एन क्यू, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है आर। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हम यहाँ पर थर्ड चार्ज को कहां पर रखें, थर्ड चार्ज को कहां पर रखें कि उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो आए, है ना। नेट फोर्स जो है वो जीरो आए। मान लो ये चार्ज को नाम दे दिया मैंने 1, इस चार्ज को नाम दे दिया मैंने 2। तो अब यहां पर थर्ड चार्ज को मैं कहां पर रखूं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है जीरो हो। Here should be placed third charge where the net force on third charge is zero। मान लो कि मैं Q को यहाँ पर कोई चार्ज है Q, है ना। तो यहाँ पर मैं 3 रीजन बना रहा हूँ, 3 रीजन बना रहा हूँ, और उन रीजन में मैं उस थर्ड चार्ज को यानी उस चार्ज को रखकर देखूंगा कि यहाँ कहां पर उस पर फोर्स जो है वो जीरो आती है। ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास है रीजन 1, ये मेरे पास क्या है रीजन 1 है, ये मेरे पास रीजन 2 है ना, और ये रीजन मेरे पास 3 है। अगर मैं यहां पर उस चार्ज को रखता हूं, यहां पर अगर मैं इस चार्ज को रखता हूं, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। अब ये जो चार्ज होगा Q1 जो होगा, इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इस पर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा। और जो N है वो भी इस पर रिपल्सन की फोर्स लगा रहा होगा। Q चार्ज जो है इस पर रिपल्सन की फोर्स लगा रहा होगा, और NQ चार्ज जो है वो भी इस पर रिपल्सन की फोर्स लगा रहा होगा। तो इसका मतलब यहां पर जो है, अगर मैं फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो मैं इधर साइड में रखूं, थर्ड रीजन में अगर मैं रखता हूं Q को, तो इधर NQ जो है इधर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और जो Q है प्लस Q जो है फर्स्ट वाला चार्ज है वो भी इस पर रिपल्सन की फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर भी जो है एफ नेट यहाँ पर जीरो निकल के नहीं आएगी इस चार्ज पर। तो अब मैं इस चार्ज को मैं दूसरे रीजन में रखकर देखूंगा, तो ना ही मेरी फर्स्ट रीजन में चार्ज नेट फोर्स जीरो आएगी, ना ही मेरी सेकंड रीजन में नेट फोर्स जीरो आएगी इस चार्ज पर। तो अगर मैं इस चार्ज को थर्ड रीजन में रख के देखता हूं, थर्ड रीजन में अगर मैं रखता हूं, मान लो Q है, ठीक है, तो यहाँ पर NQ जो है वो इस पर रिपल्सन की फोर्स लगाएगा, और जो प्लस Q है वो भी इस पर रिपल्सन की फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि ये जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या नेट फोर्स जीरो आ जाएगी। अब मान लो कि मैंने इसको रखू कहां, अब यही तो निकालना है कि मैं उसे सेकंड रीजन में तो रख रहा हूं, मैं उसको सेकंड रीजन में तो रख रहा हूं, लेकिन उस सेकंड रीजन में मैं उस थर्ड चार्ज को कहां पर रखूं कि उस पर नेट फोर्स जीरो आए। कि मान लो मैं उसको स्मॉल चार्ज, ये क्या है स्मॉल चार्ज है, तो मैं इस स्मॉल चार्ज से कुछ एक्स डिस्टेंस पर रख रहा हूं, मैं उसको स्मॉल चार्ज से कुछ एक्स डिस्टेंस पर रख रहा हूं। यहां पर ये क्या है F2 और ये है F1, है ना, एक्स डिस्टेंस पर रख रहा हूं। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है r, तो ये कितनी होगी r माइनस एक्स। अच्छा, अब इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगी, अब इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, जब ये फोर्सेस क्या होंगी इक्वल होंगी। तो F1 जो है F2 के इक्वल हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज पर जो नेट फोर्स है, जो नेट लगने वाला फोर्स है वो क्या है जीरो है। तो F1 कितना है K Q Q अपॉन डिस्टेंस क्या है यहाँ पर x, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में एक्स स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाए K Q कितना है Q है, और यहां पर Q2 क्या है NQ अपॉन डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, तो यहां पर बचा क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया n अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं कर क्या सकता हूं, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही तो मुझे निकालना है कि इस स्मॉल चार्ज से कितनी दूरी पर है ये हर चार्ज की, इसमें नेट फोर्स जीरो है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर लीजिए पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट, और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहां पर क्या होगा 1 अपॉन एक्स रूट एन अपॉन r माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे ट्रांसफर कर दूं इधर, तब यहां पर होगा क्या, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा r माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एन एक्स। अब x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एन एक्स। अब यहां पर x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में अंडर रूट एन प्लस वन। अब यहाँ पर होगा क्या कि अंडर रूट एन प्लस वन को हम ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन। ये क्या होगी, ये पोजीशन होगी x की स्मॉल q से जहाँ पर कि नेट फोर्स जो है इस स्मॉल q पर जीरो होगा।